देखिए सबसे पहले बेटा हमने ये चीज़ चेक करनी है, हो रही है रिकॉर्डिंग? यस सर, हो रही है। जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइज द रिक्वायरमेंट दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अ सिस्टम मस्ट मीट इन ऑर्डर टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। देखिए जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग हमारे पास क्या काम करती है? ये आइडेंटिफाई करती है रिक्वायरमेंट्स को कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए इसको, किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की दो रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की दो टाइप्स आती है। अक्सर शॉर्ट में आ जाता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, या फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। अब रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होती है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस अ फंक्शन ऑफ अ सिस्टम और इट्स कंपोनेंट वेयर अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बिटवीन आउटपुट्स एंड इनपुट। किसी भी चीज़ की या किसी भी सिस्टम की या किसी भी कंपोनेंट्स की जब हम स्पेसिफिकेशन को या उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। दोबारा समझिएगा, किसी भी चीज़ को, चाहे वो सिस्टम हो आपके पास, चाहे वो आपका कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, या कोई भी कंपोनेंट्स हो, जब हम उसकी स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करेंगे या उसके बिहेवियर को डिफाइन करेंगे बिटवीन आउटपुट्स एंड इनपुट्स, जो होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एज डिफाइंड इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो मेरे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाएगी। दोबारा बेटा इसको समझ लें, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग वो होती है जो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, या जो चीज़ें इसके साथ मीट कर रही होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। अब रिक्वायरमेंट्स एज टू टाइप्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती है जो किसी सिस्टम या कंपोनेंट के बिहेवियर को डिफाइन करती है या उसकी स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करती है, मे बी इनपुट हो जाए या आउटपुट हो जाए, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आगे मेरे पास बेटा आ जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस द परफॉर्मेंस attribute of a software system. Types of non-functional requirement are scalability, capacity, availability, reliability, recoverability, data integrity. Examples देखिए, जो चीज़ें हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रही होंगी, वो मेरे पास नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जो चीज़ें डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। जो इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करेगी वो फंक्शनल कहलाएगी। जो उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगी, लाइक उसकी स्केलेबिलिटी होगी, उसकी अवेलेबिलिटी होगी, कितना रिलायबल है, रिकवरेबल कितना है, डाटा इंटीग्रिटी उसकी कितनी है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी? इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाएगी। आप देखिए, एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज एम्प्लॉयर नेवर अलाउड टू अपडेट देयर सैलरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि एम्प्लॉय को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी सैलरी की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके। हमने बात की थी कि उसकी करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना नॉन फंक्शनल, उसके स्पेसिफिकेशन या उसके बिहेवियर को डिफाइन करना आपके पास आ जाता है फंक्शनल। क्लियर होगी बात? यस सर। अब मेरे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसकी टाइप्स भी कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, इसकी हम स्ट्रेटजीज भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास दो किस्म की स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, एक फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग आ जाती है, एक क्लास बेस्ड मॉडलिंग आ जाती है। वैसे इसकी हैं तो और भी, लेकिन हम फिलहाल दो को डिस्कस करते हैं। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है, देखें ज़रा। अब फ्लो ओरिएंटेड के अंदर आपके पास आ जाता है डाटा फ्लो मॉडल, कंट्रोल फ्लो मॉडल और कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। ये इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की। सबसे पहले हम चलते हैं जी, इट शोज हाउ डाटा ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफर्ड
कि हम कैसे इसको डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब डाटा फ्लो मॉडल क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्लो। The data objects are following within software and transformed by the processing the elements. The data objects are represented in the labeled arrow. Transformations are representation circles and bubbles. DFD shown the hierarchical function. देखिए अब ये जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है ये हमारी अब डायग्रामिंग शुरू हो चुकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एंड तक हमारी ये डायग्रामिंग जाएगी। हमारी यूज केसेस डायग्राम जाएंगी, हमारी DFD डायग्राम जाएंगी। तो सबसे पहले डाटा फ्लो मॉडल जो होता है बेसिकली ये आपके पास ग्राफिकल टेक्निक होती है। इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लेबल एरोज यूज़ करते हैं, हम सर्कल्स यूज़ करते हैं, बबल्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम इसको अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। अब उसने बताया कि DFD शोन इन हायरार्किकल फैशन। DFD क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। जब हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे DFD डाटा फ्लो डायग्राम, तो उसके अंदर जब हम लेबल्स बनाएंगे या हम सर्कल्स बनाएंगे, एरोज वगैरह यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाटा फ्लो मॉडल होता क्या है। अब DFD के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं, DFD इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट लेवल्स। अब DFD के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स आ जाते हैं, 4 भी आते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल आ जाता है जो बेसिक लेवल होता है, लेवल 1 आ जाता है, लेवल 2 आ जाता है, लेवल 3 आ जाता है, लेवल 4 आ जाता है। वो डिपेंड कर रहा होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। देखिए जब यूज़र रिक्वायरमेंट अपनी देगा, ठीक है, उसको जब हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस इंफॉर्मेशन को जब हम बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा फ्लो मॉडल। अब उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल DFD की आ जाती है, हम उसके अंदर लेवल्स बनाते हैं, लेबल्स बनाते हैं, एरोज बनाते हैं और सर्कल्स वगैरह बनाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? जी नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कंट्रोल फ्लो मॉडल। कंट्रोल फ्लो मॉडल क्या होता है? लार्ज क्लास एप्लीकेशंस रिक्वायर control flow modeling. The application creates control information instead of reports or displays. The application process in the information is specified time and even implemented as a boolean value. देखिए अब इसके अंदर कंट्रोल फ्लो मॉडल के अंदर क्या होता है? हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। डाटा फ्लो के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कंट्रोल फ्लो के अंदर हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को बताते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो मॉडल। जैसे कि बूलियन वैल्यूज़ आर ट्रू एंड फॉल्स, 1 और 0, इसी तरह हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने बूलियन की एग्जांपल दी है, या 1 होगा, यस होगा या नो होगा। इसी तरह जो चीज़ हम रिपोर्ट्स की फॉर्म में इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? कंट्रोल फ्लो मॉडल कहलाएगा। आगे थर्ड मेरे पास आ जाता है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। अ शॉर्ट टर्म ऑफ कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, इसको हम इसी तरह बोलते हैं सी स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। द स्टेट डायग्राम कंट्रोल फ्लो स्पेसिफिकेशन इज द सिक्वेंशियल स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। द स्टेट डायग्राम इंक्लूड्स स्टेट ट्रांजिशंस, इवेंट, एक्टिविटीज। State diagram shows the transition one state to another state if the particular event has occurred. इसके अंदर हम बेटा स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब स्टेट्स क्या होते हैं? डायग्राम्स बनाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ हम जाते हैं। जैसे यूज़र था, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑनर आ जाता है, ठीक है, डेवलपर आ जाते हैं। मतलब डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास आ जाती हैं, उन स्टेट से हम मूव करवाते हैं इवेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बोलेंगे। पहले के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे के अंदर रिपोर्ट जनरेशन है, तीसरे के अंदर क्या है? स्टेट्स आ जाती है। क्लियर? अब मेरे पास जो फोर्थ इसकी टाइप है फ्लो कंट्रोल की, वो आ जाती है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। अब प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, अब प्रोसेस स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फ्लो मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर जितने भी हमारे फ्लो मॉडल्स होते हैं सबको डिस्क्राइब करते हैं। द कंटेंट ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ नैरेटिव, टेक्स्ट, प्रोग्राम डिज़ाइन या लैंग्वेज PDL आ जाती है हमारे पास, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज आ जाती है, ऑफ द प्रोसेस एल्गोरिथम, मैथमेटिकल इक्वेशंस, टेबल्स, UML, एक्टिविटी डायग्राम। देखिए अब जितने हमने ऊपर मॉडल्स पढ़े उन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, जिसके अंदर आपके पास प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज आ जाती है, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। 4 हमने पढ़ लिए फ्लो कंट्रोल के, ठीक है।
फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के हमने 2-4 पढ़े। डाटा फ्लो, इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कंट्रोल फ्लो, इसके अंदर रिपोर्ट जनरेट करते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं स्पेसिफिक टाइम लाइक बूलियन। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हम बेटा क्या करते हैं कि हम स्टेट्स बनाते हैं, ट्रांजिशंस बनाते हैं और स्टेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं वन स्टेट टू अनदर। और लास्ट आ जाती है हमारे पास प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर जितने भी हमने मॉडल्स डिस्क्राइब किए हुए होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज आ जाती है, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज आ जाती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं, एल्गोस वगैरह इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा? यस सर। चले अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्लास बेस्ड मॉडलिंग। दो टाइप्स हमने पढ़ी थी इसकी रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की, फ्लो ओरिएंटेड और क्लास बेस्ड मॉडलिंग। अब क्लास बेस्ड के अंदर क्या होता है? क्लास बेस्ड मॉडलिंग रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट, द सिस्टम मैनिपुलेट्स द ऑपरेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जावा के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा। सर ऑब्जेक्ट किसी भी हम थिंग को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट करने में से दे देता है। वेरी गुड। जावा में तो ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा होता है जो डाटा को कंटेन कर रहा होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, थिंग्स हो सकती है, प्लेस हो सकती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब क्लास बेस्ड मॉडलिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट किसको करती है? ऑब्जेक्ट को करती है और मैनिपुलेट करती है ऑपरेशंस को। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब द एलिमेंट्स ऑफ क्लास बेस्ड मॉडल कंसिस्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास एट्रीब्यूट्स, उसके ऑपरेशंस, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेटर, मॉडल्स आ जाते हैं। अब क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस, जी ज़रा बताएं क्लासेस क्या होती हैं जावा में, बताएं ज़रा। जावा पढ़ रहे हो ना? क्लासेस क्या यस होती सर। हैं? एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास डिफाइन मतलब क्लास। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे क्लास को ओके। डिफाइन करके दो। जी, ये आप लोगों का हाल है। जावा में बताते क्लासेस पढ़ाई थी? बताएं क्लासेस क्या होती हैं? अभी पढ़ कर आए हो आप लोग, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बल्कि। जय अल्लाह। सर मतलब सर वो नहीं कर पाए। जी, क्लास क्या होती है? सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। जी, बेसिकली क्लास एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है, प्रोटोटाइप आप इसको बोल सकते हैं, जो क्रिएट करती है, ठीक है। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, सेट ऑफ मेथड्स कह सकते हैं, सेट ऑफ कॉमन ऑल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। आप इसको एक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, आप इसको एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। समझ आ गई बात की? Classes are determined using underlying which noun are noun class and enter to the simple table, ठीक है। किसको हमने इंटर टेबल के अंदर इंटर करना है, किसको नहीं। देखिए अब क्लास मॉडलिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, हमने बेसिकली क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। हम क्लासेस बनाएंगे डायग्रामिंग के अंदर, उनका इस्तेमाल करेंगे, एंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इवेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब क्लासेस आर फाउंड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब क्लासेस की कितनी फॉर्म्स हैं, अगर उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास आ जाता है एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या होती है। द सिस्टम, पीपल और अ डिवाइस जनरेट द इंफॉर्मेशन दैट यूज बाय कंप्यूटर बेस। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंटिटीज़ बोलेंगे। थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेटर्स आ जाते हैं, सिग्नल्स आ जाते हैं, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और डोमेन और अ प्रॉब्लम। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई भी रिपोर्ट्स या लेटर्स वगैरह आ सकती है, इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसको हम थिंग्स बोलेंगे। अक्रंस और इवेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर or the completion of a series or root movement occur in the context of system operation। देखें कोई भी इवेंट क्या होता है? वो ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम completion of series और रोबोट मूवमेंट अकर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, जो कि हमारे सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जो जिस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो मेरे पास आ जाता है, इवेंट्स आ जाते हैं। रोल्स क्या होते हैं?
द पीपल लाइक, जिसके अंदर मैनेजर आ जाता है, इंजीनियर आ जाता है, सेल्समैन आ जाता है, इंटरेक्टिंग विद द, जो इंसान है, जो आदमी है, जो चीज़ आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो आपके रोल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें, इसको आपको पता होना चाहिए। जब हमने डायग्राम्स बनानी है तो ये चीज़ें मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी कि क्लासेस क्या होती हैं या इवेंट्स क्या होते हैं या आपके पास डाटा फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्या होते हैं? द डिवीजन, ग्रुप, टीम आर सुटेबल फॉर एन एप्लीकेशन। जो भी आपकी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल होगा, चाहे वो कोई डिवीजन हो सकती है, चाहे वो ग्रुप हो सकता है, चाहे वो टीम हो सकती है, या कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, वो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है। प्लेसेस क्या होती है? द मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर आर अ लोडिंग डॉक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। वो चीज़ें जहाँ पे हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या वो जगह जहाँ पे वो चीज़ बना रहे हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या ओवरऑल फंक्शन जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम प्लेसेस बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? द सेंसर्स, कंप्यूटर्स आर डिफाइंड अ क्लास ऑब्जेक्ट और रिलेटेड क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो सेंसर्स या वो कंप्यूटर जो डिफाइन करते हैं क्लास को या उसके ऑब्जेक्ट को या किसी भी क्लास के रिलेटेड ऑब्जेक्ट को, वो आपके पास स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली सेट ऑफ डाटा होता है, ऑब्जेक्ट जो डिफाइन कर रहा होता है क्लास को, वो आपके पास एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे एम्प्लॉय की क्लास है तो इसके अंदर नेम, आईडी, डिपार्टमेंट नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये इसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये तो आपको पता है ना चीज़ों का, एट्रीब्यूट्स का। आपने जावा के अंदर यस एक सर। कार के नाम से कोई क्लास बनाई थी? सर किस नाम से? कार के नाम से या व्हीकल्स के नाम से कोई यस क्लास? सर, सर नहीं बनाई थी, हमने तो नहीं इसके अंदर हम उस कार का कलर आ जाता है, उसकी स्पीड आ जाती है, उसकी आप क्या कह सकते हैं कि यस जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाते हैं। तो बेसिकली उसके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? अब ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? द ऑपरेशंस आर डिफाइंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बिहेवियर, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो डिफाइन करता है उसके बिहेवियर को ऑपरेशंस कहलाते हैं। ऑपरेशंस आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स है? द ऑपरेशन मैनिपुलेट द डाटा लाइक। ऑपरेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशंस के ऊपर? जैसे कि डाटा को ऐड करना, डाटा को मॉडिफाई करना, डाटा को डेल करना, डाटा को डिस्प्ले करवाना। ऑपरेशंस कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशन मॉनिटर द ऑब्जेक्ट फॉर द अक्रस ऑफ कंट्रोलिंग एन इवेंट। ऑपरेशंस जो होते हैं जब वो मॉनिटर कर रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को, जो कि अकर कर रहे होते हैं आपके इवेंट्स के ऊपर। ये बेसिकली हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे मेरे पास CRS मॉडलिंग आ जाती है। ठीक है, CRS मॉडलिंग स्टैंड फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। ठीक है, CRS का मतलब क्या होता है? क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। इट प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द क्लास दैट आर एप्लीकेबल टू द सिस्टम और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? ये ऐसा मेथड है जो प्रोवाइड करता है आपको आइडेंटिफाई करने में या ऑर्गेनाइज करने में किसी भी क्लास को, कि वो एप्लीकेबल है इस रिक्वायरमेंट के लिए या नहीं है। आगे देखें ज़रा। क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास नेम। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सब क्लासेज एंड सुपर क्लासेज। आज एक क्लास होती है, फिर आगे सब क्लासेज होती हैं, फिर सुपर क्लासेज। अच्छा, सब क्लास और सुपर क्लास में क्या फ़र्क होता है? ये भी जावा के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। सर, सुपर क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास होती है, और जो वेरी सब गुड, क्लास होती है जो उससे इनहेरिट हो रही होती है उससे सब वेरी क्लास गुड, कहते हैं। ज़बरदस्त। क्लियर होगी? तो क्लास यस सर। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक है, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है आपकी सुपर क्लासेस की और सब क्लासेस की। आगे आ सर जाते आपको नींद आ रही? जी, आगे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड द ऑपरेशंस। आप लोग बोर कर रहे हो मुझे, क्योंकि आप लोग चुप करके सोए हुए हो, ना कोई मुंह ना हाँ सर ना कोई। बोल तो रहे हैं, वो असल में शोर इतना है ना इस गेट, वो तभी से बोलते भी बाकी नहीं। मुझे लगता है लस्सी पीकर सोए हुए हैं। नहीं सर, जाग रहे हैं, सोए तो नहीं है। जी श्री ज़रा, अब आप जाग रही हैं, पहले आप सोई हुई थी। नहीं सर, मैं कब से ही जाग रही हूँ। सोई हुई थी ना ये पहले शुरू में?
नहीं यस सर, सर। मोबाइल टीवी चल रहा होता है इसलिए म्यूट करके रखती अच्छा, हूँ, आपने ताकि असाइनमेंट क्यों नहीं आवाज़ में जमा डिस्टर्ब करवाई? नहीं करे। सर मेरा लैपटॉप, वो मैंने लास्ट टाइम पावर पॉइंट पे बनाई थी, मैंने सर्च करके अभी भी रखा हुआ है, मेरे पास है मटीरियल, सिर्फ मेरा लैपटॉप ना खराब हो गया तो मैं उसको टाइप नहीं कर सकती। लैपटॉप में है या मोबाइल में है? सर सर्च जो किया वो मेरे पास मोबाइल में है। चले मुझे ज़रा शेयर करें स्क्रीन उसकी। सर मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूँ? कर दें मुझे बस। दे दूँ, मैं आपको कर दूँ। चले अब मेरे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस दैट आर रिलेटेड टू द क्लास। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस ऑपरेशंस के जो कि क्लास के साथ रिलेट कर रहा होता है। बेटा ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बगैर आपको डायग्रामिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 40 नंबर का डायग्राम का पेपर होता है, सोच लें। जी आगे कोलैबोरेशंस क्या होती हैं, ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रही होती हैं डिटरमाइंड व्हेन क्लास कैन अचीव ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इफ क्लास कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ देन इट नीड टू इंटरेक्ट विद अनदर क्लास। कि हमने क्लास को कैसे अचीव करना है, कैसे गेट करना है। अगर क्लास हमारे पास अचीव नहीं होती तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी दूसरी क्लासेस के साथ। ये बेसिकली आपके पास क्लासेस के रिलेटेड था। रोल्स क्या होते हैं, थिंग्स क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में था। अब आगे आपके पास आ जाता है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग बिहेवियर पैटर्न रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि बिहेवियरली पैटर्न्स या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला एवेल्युएट द यूज़ केसेस। आपने यूज़ केसेस बनाने हैं। यूज़ केसेस डायग्राम्स होती हैं जो कि अंडरस्टैंड करती हैं सीक्वेंस को, इंटरेक्ट कर रही होती हैं सिस्टम के साथ। फिर आइडेंटिफाई द इवेंट्स। आपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके रिलेशंस को बताना है। फिर आपने जनरेट द सीक्वेंस ऑफ ईच केस। देखिए सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं यूज़ केसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंटरेक्शन बतानी है उनकी, फिर आपने उनके साथ रिलेशन बताना है, फिर आपने जनरेट करना है हर केस को, फिर आपने कंस्ट्रक्ट करना है स्टेट डायग्राम को उसके साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी रिव्यू बिहेवियर मॉडल। और लास्ट में आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, उसको रिव्यू देना है कि क्या वाकई ये उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेटा मेरे पास रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग का टॉपिक था, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है 10 मिनट रह गए हैं और हमने ख़त्म करना है इस टॉपिक को। जी नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ गया, किधर गया किधर गया। जी नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ जाता है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बेशक आप अभी लिख लो, इसको आप रट लो, जो मर्जी करो, ये या शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा, इससे आना लाजमी है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। अच्छा ये बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास एक टेक्निक्स होती है, ठीक है, कि हमने फैक्ट्स को कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और उन्हें अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले इट इज़ अ क्रिटिकल टू कैप्चर द नेसेसरी फैक्ट्स टू बिल्ड द रिक्वायर्ड डाटाबेस एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए जो नेसेसरी फैक्ट्स होते हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फाइंड करना। दीज फैक्ट्स आर कैप्चर्ड यूजिंग फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। वो जो फैक्ट्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्निक्स सच एज, देखिए हम उस टेक्निक्स को कैसे फाइंड करते हैं, हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो जवाब मिलते हैं इससे हम उसके फैक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सवाल क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं तो बेटा जब आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपने रिक्वायरमेंट्स फाइंड करनी होती हैं कि उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उस टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि व्हेन आर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, हम कब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यूज थ्रू आउट द डाटाबेस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। Radical, the early stages include database planning, system definition, requirement collection, and analysis stages enable the developers to learn about the
terminology, problem, opportunity, constraints, requirement and the priorities of the organization user by the system. देखिए, जब हमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी होती है, जब हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब हम यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसने जो एप्लीकेशन या सिस्टम बनाना है, हमें नहीं पता होता, डेवलपर्स को नहीं पता होता उसके अंदर माइंड के अंदर क्या है। तो फिर हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि वो एक्चुअल में बनाना क्या चाह रहा है। समझ आ गई बात की? अब उन टेक्निक्स के अंदर आपके पास क्वेश्चनिंग भी आ जाती है जो आप यूज़र से करते हैं, इंटरव्यूज़ भी आ जाती हैं, उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो इन सबको आप फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास कौन-कौन से चीज़ें आ जाती है। डेटाबेस डेवलपर नॉर्मली यूजेस, यहाँ पे डेटाबेस है, आप प्रोजेक्ट डेवलपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ डेवलपर नॉर्मली यूज सेवरल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग अ सिंगल डेटाबेस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, जिसके अंदर एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूइंग जो हम इंटरव्यू करते हैं यूजर से, ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेशन, रिसर्च आ जाती है और क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटरव्यूइंग क्या होता है, एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट एग्जामिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जी सबसे पहले आ जाता है एग्जामिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, कैन बी यूजफुल टू गेन सम insight as how to need the database arose to identify the part of a organization, associate the problem to understand the current system. इसके अंदर हम अपने करंट सिस्टम को चेक करते हैं, ठीक है, हमारा करंट सिस्टम कौन सा है, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हम चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जामिंग डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है साइड पे, ये देखिए ना, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे पर्पस भी है, ठीक है। ये जब आप साथ रीड करेंगे इसको तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आगे बेटा देखिए मेरे पास आ जाता है इंटरव्यूइंग। अब इंटरव्यूइंग के अंदर बेटा क्या होता है, जी जी इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज एंड नॉर्मली मोस्ट यूजफुल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक enables the collection of information from individual face to face। जब आप किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आप उससे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे से बहुत यूजफुल साबित होता है। इससे हमें बहुत चीज़ें पता चलती है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की साइकी, यूज़र का बिहेवियर, यूज़र की इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें इंटरव्यू के दौरान पता चलती हैं। Objectives include fact finding, finding out facts, verifying facts, clarifying, generating। इसके अंदर हम फैक्ट्स को फाइंड करते हैं, उस फैक्ट्स को फाइंड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, जनरेट करते हैं, गेटिंग द एंड यूजर इन्वॉल्व, ठीक है। यूजर एंड यूजर हमारे साथ कितना इन्वॉल्व है, यूजर मतलब कि जो आपका क्लाइंट है वो कितना आपके साथ इन्वॉल्व है, कितना वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। रिक्वायरमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं, गैदरिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, कि यूज़र के आइडियाज़ को कैसे लिया जाता है, उसके ओपिनियंस को कैसे लिया जाता है। अब एक बंदा आपसे एप्लीकेशन बनाने आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले उसकी साइकी पता होनी चाहिए। बीइंग अ डेवलपर, आप एक डेवलपर है, इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर बनते हैं तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपको इन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को सामने रखना होगा। आपको यूज़र की साइकी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूज़र क्या बनाना चाह रहा है, आपने इंटरव्यूइंग करनी है उससे, आपने डॉक्यूमेंटेशंस करने हैं, ये सारी टेक्निक्स आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, दो किस्म के इंटरव्यूज आ जाते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज लिखें या अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या फ़र्क होता है। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन अलाउ द इंटरव्यूज टू रिस्पॉन्ड एनी वे एट द सेम एप्रोप्रिएट, मतलब किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाएगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट आंसर टू द इधर स्पेसिफिक चॉइस और शॉर्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज, मतलब जो स्पेसिफिक टाइम या रिस्ट्रिक्ट आंसर्स के लिए बनाया जाता है वो आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगली हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्विंग द, अगली टेक्निक आती है ऑब्जर्विंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का ही हिस्सा है। अब इसके अंदर क्या होता है, एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग अ सिस्टम, इसके अंदर आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, पॉसिबल टू इधर participate in or watch or person perform activities to learn about the system, useful when validity of data collected is in questions or complexity certain aspects of the system prevent a clear explanation the end user। इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरव्यू होता है आपका, वो आप इसको कह सकते हैं जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
इसके अंदर आप अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम को, इसके अंदर आप जो पर्सन होता है उसको आप मतलब वॉच कर रहे होते हैं, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है या आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप सॉल्व कर रहे होते हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसकी आप एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ठीक है, ये आपका इसके अंदर आ जाता है। मज़ीद इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर दिए गए। आगे आ जाता है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? यूजफुल रिसर्च, द एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम। अब रिसर्च क्या होती है? जो दोबारा सर्च की जाए उसको रिसर्च बोला जाता है। अब यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होती है एप्लीकेशन के बारे में या कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जब आप दोबारा सर्च करते हैं तो तब ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कंप्यूटर ट्रेड जर्नल्स, रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के थ्रू including groups and bulletins board provide information how others have solved similar problem। मतलब सेम प्रॉब्लम कोई दूसरा डेवलपर किस तरह सॉल्व कर सकता है, उस प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चल सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस किस तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उसको आप उसका रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेटा ये सारा आपका रिसर्च में आ जाता है। आगे आपके पास लास्ट आता है क्वेश्चनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनर्स में क्या होता है? कंडक्ट अ सर्वे थ्रू द क्वेश्चनर्स विच आर द स्पेशल पर्पस। एक मिनट रह गया है बस, ये लास्ट ही है, इसको जल्दी से देख ले। Which are the special purpose document that allow the facts to be gathered from the large number of people while the maintaining some control over the responses। Two types of questionnaire, namely free format and fixed format। देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड या आपको यूज़र की गाइडलाइन चाहिए होती है, जहाँ पे आपको यूज़र की रहनुमाई चाहिए होती है। किस तरह यूज़र की रहनुमाई? मतलब जहाँ पे यूज़र ने डिसाइड करना होता है कि आपने किस तरह इसको लेकर चलना है। यूज़र की जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ जाती है वहाँ पे आप क्वेश्चनएयर का लेकर आते हैं सेशन को, आप क्वेश्चंस करते हैं यूज़र के साथ, यूज़र इसके आंसर देता है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। दो टाइप से आपके क्वेश्चनएयर्स के